हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा। आज और एक क्लास लेके आ गए आपके राज सर, जाने पहचाने माने एकदम दिलदार टीचर। तो आइए और चैनल में जुड़ जाइए बेटा। सभी बच्चे एकदम मस्ती से स्टडी कीजिए और पढ़ाई कीजिए एकदम लगन के साथ। तो समझेंगे यहाँ पर आज की क्लास हमारी। देखिए बेटा क्या है, तो क्लास 6 नवोदय की क्लास है बेटा, चैप्टर नंबर 2। आज पूरा एक ही लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 खत्म करने वाले हैं बेटा। इससे पहले का हम एक ही लेक्चर में बेटा, पहली लेक्चर में, इससे पहले पहली लेक्चर में ही बेटा चैप्टर नंबर 1 पूरा उड़ा दिए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे आज की क्लास को। और उसी तरह बेटा जैसे हमने पिछली क्लास, इससे पहले की जो क्लास दी थी उसमें चैप्टर नंबर पूरा खत्म किया था, आज और मेरे भाई हम यहाँ पर चैप्टर 2 को उड़ाते हैं। यहाँ पर चुटकियों में देखेंगे बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। और यहाँ पर आज की क्लास को एक ही बेटा, आज के चैप्टर को एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं माय डियर। तो चलेंगे भाई यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बिंदास तरीके से। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखेंगे भाई यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम आप सब बच्चे जान लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है माय डियर, तो समझेंगे अध्याय नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। बेटा आप सब बच्चे जानते हैं, तो क्या जानते हैं सर आप बताइए एक बात। आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? बेटा पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं तो आप बताओ जल्दी से। सब जानते होंगे बेटा, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं सर, वे संख्याएं जिनमें जीरो को हम शामिल कर देते हैं। किनमें जीरो को शामिल कर देते हैं बेटा? तो प्राकृतिक संख्याओं में। याद रखना मेरे भाई, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर देंगे आप, तो जो प्राप्त संख्याएं होती हैं वो सब बेटा पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड अप टू सो ऑन। क्या बात समझ में आ गई मोहन? ओके, ध्यान से समझना। तो आज की क्लास एकदम यहाँ पर इतनी बात समझ गए। क्या कहा मैंने? तो बेटा वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में, यदि बेटा जो प्राकृतिक संख्याएं होती है मेरे बच्चा, प्राकृतिक संख्याओं में बेटा जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एंड अप टू सोहन। याद रखेंगे यहाँ पर जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है मेरे बच्चे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो आपको माइंड में रिमाइंड रखना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक, चलिए अब आगे हम समझते हैं पूर्ण संख्याएं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अभी अभी हमने समझ लिया। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं, जो प्राप्त समस्त संख्याएं होती हैं मेरे भाई, वो सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने अभी अभी बताया, क्या बताया? तो ये बताया सर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को और शामिल कर देते हैं, जीरो को और शामिल कर देते हैं, तो वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, तो जैसे का मतलब यहाँ पर समझेंगे बेटा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड अप टू सोहन। अभी जस्ट बताएं, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है और वीडियो को बेटा जरूर लाइक कर देना। यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संख्या में शून्य जीरो, मतलब शून्य या जीरो को भी शामिल कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को बेटा पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं, यदि मैं कहूं बेटा जीरो का मल्टीपल 1 में करो दादा, तो जीरो का मल्टीपल 1 में कर रहे हैं, क्या आ रहा है सर? 0 आ रहा है। तो जीरो बताओ कैसी संख्या? तो पूर्ण संख्या। 1 का मल्टीपल 1 में करो या 2 में करो, तो बेटा 2 1 जा 2 आ जाएगा, कैसी संख्या? तो पूर्ण संख्या। ओके, जब दो पूर्ण संख्याओं का आपस में मल्टीपल करते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वह भी एक पूर्ण संख्या होता है। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधारभूत संक्रियाएं। हम यहाँ पर पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं पढ़ेंगे मेरे बच्चे, वो उनको देख लेते हैं। आधारभूत संक्रियाएं क्या क्या है? तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए लिखा है, संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं लागू होती हैं। बेटा जो पूर्ण संख्याएं होती हैं माय डियर, उन पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं लागू होती हैं। तो ये जो संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं प्यारे? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बेटा आप सब बच्चे जानते होंगे सर, एक तो 4 जो आधारभूत संक्रियाएं हैं वो उसमें जोड़ आ जाता है, और एक घटाव आ जाता है, और एक गुणा आ जाता है, और एक डिवाइड आ जाता है, मतलब भाग आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस माइंड में रिमाइंड आपको इतना सा पॉइंट रखना है। क्या रखना है? तो बाबू सबको याद रखना है, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। ओके, बस सवाल करते रहिए एकदम भागम भाग, कुछ नहीं बेटा बवाल मचा देना है। सवाल को हल कर कर एकदम सिंपल होता है बेटा, मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस ध्यान से समझते जाना माय डियर। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मोहन के पास एक किताब अलमारी है।
बेटा यहाँ पर देखो, मोहन के पास एक किताब की अलमारी है बच्चे, जिसमें 132 किताबें हैं। क्या कहा? तो ये कहा सर एक अलमारी है जिसमें 132 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 132 किताबें हैं। उसने 27 किताबें सोहन को दे दी। 27 किताबें किसे दे दी? सोहन को दे दी दादा। तो अलमारी में हमें बतानी है कितनी किताबें बची। एकदम सिंपल बात है, अगर आपके पास 100 का नोट है, 10-10 रुपए के खुले हैं बेटा, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 10-10 रुपए के हैं, मैंने आपसे कहा कि बाबू इसमें से अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, तो ये कहूं बिटवा आपके पास 100 रुपए हैं 10-10 रुपए के, तो मुझे आप अपने से 20 रुपए दे दो। आप कहेंगे सर ले लो। अब जब आपने मुझे दे दिए तो जल्दी से बताओ आपकी जेब में कितने रुपए रह गए। तो आप आराम से बता सकते हो, 100 में से जब 20 जाते हैं तो सर 80 रह जाते हैं, यानी कि आपके पास अब 80 रुपए रह चुके हैं बेटा। उसी तरह यहाँ पर बताना है कि अलमारी में बेटा 132 किताबें थी। कितनी? तो माय डियर 132 किताबें, उसमें से बेटा 27 उसने सोहन को दे दी। 27 किसको दे दी बेटा? तो सोहन को दे दी। अब आप बता सकते हैं सर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 5 7 जाएगा, 5 बचाएगा। और बेटा यहाँ पर कितना है भाई? 2, 2 में से 2 जाएगा तो बेटा 0, और बेटा यहाँ पर है हमारा कितना? तो 1, यानी कि सर 105 बचेंगी। कितनी बचेंगी माय डियर? तो 105 बचेंगी। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही, हाँ या ना? अगर समझ में आ रही तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे सभी बच्चे वीडियो को माय डियर। तो चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बेटा। यहाँ पर टॉपिक क्या है नेक्स्ट? पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। बेटा जो पूर्ण संख्याएं होती हैं बेटा, उन पर आधारभूत यहाँ पर कुछ मूलभूत नियम समझ लेते हैं हम, क्या नियम होते हैं। तो देखेंगे पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं। बेटा पूर्ण संख्याएं जो होती हैं बेटवा, वो जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं, परंतु घटाव और भाग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। बेटा जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वे जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं माय डियर, लेकिन याद रखना, दिमाग में बिठा लेना क्या? तो ये कि वो पालन नहीं करती हैं किसका? घटाव और भाग का। किसका पालन नहीं करती हैं बेटवा? तो घटाव और भाग का पालन नहीं करती हैं। ये संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों का पूर्णतः पालन करती हैं। बेटा ये जो संख्याएं होती हैं वो 4 नियमों का पूर्णतः पालन करती हैं। जैसे सबसे पहले समवर्ग नियम। बेटा यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट है हमारा समवर्ग नियम। क्या बोले? तो समवर्ग नियम। ओके, अब यहाँ पर समझो सर समवर्ग नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि a और b 2 पूर्ण संख्याएं हैं, तब इनका योग गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगा। बेटा देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा, क्या कहा सर? मैंने कहा मेरे पास एक पूर्ण संख्या a है, दूसरी पूर्ण संख्या b है। दूसरी पूर्ण संख्या कितनी है? तो b है। मैंने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ने पर बेटा a प्लस b आ गया। बिल्कुल आ गया। और अगर मैं इसे ऐसे जोड़ूं या फिर बेटा ऐसे जोड़ूं, बात आ रही समझ में? बताइए ये और ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस a। हाँ या ना? जवाब दो जल्दी, बराबर होंगे या नहीं? बेटा a को b में जोड़ सकते हैं, b में a को जोड़ सकते हैं, डेट इज क्लियर। जब हम a को b में जोड़ सकते हैं तो b को भी तो a में जोड़ सकते हैं। बेटा a को b में जोड़ सकते हैं तो b को a में भी जोड़ सकते हैं। डेट इज राइट। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यानी कि आप 2 दोस्त हो, जब आप और किसी अपने दोस्त की मदद कर सकते हो मेरे भाई, तो आपका दोस्त मदद कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जब भैया हमारा दोस्त है, हम उसकी कर रहे हैं तो वो हमारा करेगा। इसी प्रकार बेटा जब a को b में जोड़ पाएंगे तो b को a में जोड़ पाएंगे। कुल मिलाकर ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे कहूं बेटा, जब हम a क्रॉस b कर सकते हैं डियर, तो बेटा b क्रॉस a भी कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है सर। इसका मतलब a क्रॉस b जो होगा वो b क्रॉस a के बराबर होगा। हाँ या ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हाँ या ना। होगा बेटा? बिल्कुल होगा। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। बड़े ध्यान से समझा के चलेंगे बेटा, आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा इस क्लास में, ये मेरा वादा है। जाके बेटा गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाले चैनल को थोड़ा फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेटा आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैं इससे भी बेहतरीन क्लास आपकी लेके आते रहूंगा। सभी बच्चे बस एकदम मस्ती से पढ़ाई करते रहेंगे। और आज की इस क्लास में भी चैप्टर जो 2 है आपका पूर्ण समाप्त करने वाला हूं बेटा। 2027 में आपको सिलेक्शन जरूर लेना है। किसमें? तो बेटा नवोदय क्लास में। भाई ये नवोदय की क्लास है, ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट्स। चलिए बच्चे, क्या लिखा है यहाँ पर? अर्थात a प्लस b पूर्ण संख्या योग का समवर्ग नियम है। और बेटा यहाँ पर देखेंगे a प्लस b बराबर क्या है मेरे भाई? तो योग का समवर्ग नियम है।
ए इंटू बी पूर्ण संख्या का गुणा का सम्मरक नियम है। उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हैं। जोड़ का सम्मरक नियम क्या बच्चे? तो 3 + 4 = 7, 16 + 7 = 23। क्या ऐसे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। गुणा के सम्मरक नियम 5 × 3 = 15 और 9 × 8 = बेटा 72। दैट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को प्लीज लाइक करते रहेंगे सभी बच्चे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा? क्रम विनिमय नियम। सर क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो अच्छे से समझना, नजर सामने होनी चाहिए। पूरा डिटेल से लेकर आया हूं इस चैप्टर को, एकदम ब्रांड बनाने वाले हैं। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना ना बेटवा, आपको गारंटी से 100% डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये राज सर का वादा है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इस नियम के अनुसार यदि ए बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तब बेटा a + b बराबर कितना होता है डियर? अभी अभी जस्ट बताएं भाई मेरे। a + b, जब हम सर a + b कर सकते हैं तो दादा a b + a भी कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट बताए थे। बताओ बात आ रही समझ में? बिल्कुल। योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है ये बेटा। जब हम a क्रॉस b कर सकते हैं डियर, a क्रॉस b कर सकते हैं तो सर b क्रॉस a भी कर सकते हैं। ये योग का गुणा, ये जो गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है वो कहलाता है बेटा। ऊपर वाला योग का क्रम विनिमय नियम है और नीचे वाला माय ब्रदर गुणा का क्रम विनिमय नियम है। दैट इज क्लियर? उदाहरण के साथ यहाँ पर देखेंगे भाई, उदाहरण के साथ समझेंगे। उदाहरण ले रहे हैं, अच्छा सा उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर। जोड़ के क्रम नियम, जोड़ के क्रम विनिमय नियम से बेटा, जैसे मैंने कहा मेरे पास दो संख्याएं, एक 1 है और एक 2 है बेटा। यहाँ पर मैं जोड़ू तो 1 + 2 और इसे हम 2 + 1 भी जोड़ सकते हैं। क्या बात आ रही समझ में? अगर मैं गुणा की बात करूं तो बेटा यहाँ पर वही चीज, 1 और 2 हमारे पास संख्या है 2। अगर मैं 1 × 2 कर सकता हूं तो 2 × 1 भी कर सकता हूं। दैट इज क्लियर बच्चे? समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या वाली बात आनी नहीं चाहिए। एकदम सिंपल तरीके से समझा के चलता हूँ, पूरा निचोड़ के साथ क्लास लेके आता हूँ बेटा। आपकी बेसिक से हार्ड स्ट्रॉन्ग लेवल तक बेटा मैं लेके चलता हूँ क्लास को। बस आप बने रहेंगे अच्छे से और पूरा वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूट पाए और पूरा जितना कराया जाए उतना टोटल समझ में आए मेरे भाई। तो देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साहचर नियम। सर साहचर नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं बेटा, इस नियम के अनुसार यदि ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं तो a + b + c, ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं a + b + c कर दूं और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दूं तो बेटा यहाँ पर जो a + b तो एक ब्रैकेट में कर सकता हूं ना, कुछ ऐसे भी तो कर सकता हूं। बात एक ही है, बताओ हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर बेटा। a ब्रैकेट ऑफ b + c बराबर ब्रैकेट ऑफ a + b + c, इतना हम कर सकते हैं। इसी को बेटवा साहचर नियम कहते हैं। काय का? तो योग का। काय का बेटा? तो योग का। गुणा का साहचर नियम जब सर a क्रॉस b क्रॉस c कर सकते हैं डियर, c कर सकते हैं तो बेटा इसे a क्रॉस b क्रॉस c भी कर सकते हैं और यही होता है हमारा गुणा का साहचर नियम। दैट इज क्लियर? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक। अब चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा बेटा? बंटन वितरण नियम। बंटन वितरण नियम। देखिए स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर की स्टडी अच्छे से नहीं करते हैं, गंभीरता से मतलब गहराई से इस चैप्टर को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। जब तक बेटा आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाइज प्रत्येक टॉपिक को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन करने में आपको दिक्कतें होंगी। इसलिए मैं हर बच्चे से ये कहता हूं कि भाई जहां तक हो सके वहां तक पहले पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन करिए, उसे गहराई से समझिए, उसके बाद आप अपने प्रश्न पर आइए तो गारंटी से आप अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसे मैं इस क्लास में कुछ प्रश्न भी बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से आप जरूर इस क्लास में बने रहेंगे, सभी बच्चे समझते रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बंटन वितरण नियम क्या है बेटा। यदि a, b, c पूर्ण संख्याएं हैं, यदि a, b, c पूर्ण संख्याएं हैं तो a ब्रैकेट ऑफ bc, ab ब्रैकेट ऑफ bc। बेटा ध्यान से समझ, नियम ध्यान से समझेंगे। मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया है बेटा, a का क्रॉस अगर हम bc में करें तो बेटा ab का क्रॉस हम c में भी कर सकते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया है, इसे थोड़ा अच्छा सा समझ लेना। गुणा का योग पर आधारित बंटन का नियम। बेटा गुणा पर योग का आधारित बंटन नियम क्या होगा आप समझेंगे। जैसे हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं a b c, तो बेटा a + b कर लिया और c बराबर कर लिया। तो जब a का c में करेंगे मेरे भाई तो ac हो जाएगा और b का c में करेंगे तो बेटा bc हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा इसके बराबर। ओके, बात समझ में आ रही? सिंपल सी बात है। जैसे मैं कहूँ x हमारा बाहर है और ब्रैकेट में बेटा, ब्रैकेट में 2 - 3,
ब्रैकेट में कितना है बेटा 2 माइनस 3, तो x का हम अंदर गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ रहे हैं सब बच्चे। अब एक और आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, मैंने कहा इधर एक बात बताओ, क्या बताओ, तो आप कहेंगे, देखिए ध्यान से, मैंने कहा बेटा मेरे पास एक मछली है सर, मछली किसकी प्यासी, तो पानी की प्यासी। तालाब है, ये जो तालाब है मेरे भाई, तालाब है तो पानी भरा होगा, ओके। और इसमें अब आप बताओ, जब ये तालाब है और मछली जा रही है बेटा किसकी ओर, तालाब की ओर, किसकी ओर जा रही है माय डियर, तालाब की ओर। तो बताओ जल्दी से किसमें कूदेगी, किसमें कूदेगी बेटा, तो तालाब में कूदेगी, आराम से बता सकते हैं ना, किसमें कूदेगी मेरे भाई, तालाब में कूदेगी। जब तालाब में कूदेगी तो बेटा मछली किसके अंदर हो जाएगी, तालाब के। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर देखो x कूद गया किसमें, तालाब में, तो 2 से मिला तो 2x बना लिया, और बेटा 3 से मिला तो 3x बना लिया। और मैं आपसे कहूं जैसे मछली तालाब में कूदी और इसमें था बड़ा सा मगरमच्छ, बड़ा सा मगरमच्छ था और उसने इस मछली को निगल लिया। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस प्रकार, जैसे मैं कहूं बेटा अगर 2 है ब्रैकेट में x प्लस y है, तो जल्दी से बता दो इस मछली को मान लो, और ये बेटा 2 बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, तो मछली जाएगी अंदर और इसमें 2x में चली जाएगी बेटा, तो 2 पहले x से मिलेगा 2x और प्लस आ जाएगा मेरे भाई 2y। क्या बात समझ में आई इतनी, कोई दिक्कत यहाँ तक, बड़े आराम से आप समझ गए होंगे, ध्यान से समझ के चलना है सभी बच्चों को। आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इकाई अवयव या तत्समक। सर इकाई अवयव या तत्समक अवयव क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, इकाई अवयव या तत्समक अवयव बेटा वह है अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता है बेटा। क्या बोले सर, अपरिवर्तित रहता है, उस अवयव को इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। बेटा ध्यान से समझिए, जब हम किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ें या गुणा करें तो संख्या का मान चेंज ना हो, क्या ना हो बाबू, चेंज ना हो, बदले नहीं, तो उस संख्या का, उस अवयव को हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। जोड़ की संक्रिया के लिए तत्सम अवयव क्या होता है, 0 होता है। गुणा की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है बेटा, 1 होता है। याद ध्यान से समझना, ये जो अंक होते हैं माय डियर कौन कौन से, तो 0 और 1, ये 2 अंक ऐसे होते हैं, अगर हम सपोज कर लीजिए, अगर हम बेटा 2 में 0 जोड़े तो भाई बताओ कितना आएगा, 2 ही आएगा। 5 में 0 जोड़े तो 5 ही आएगा। इसी प्रकार बेटा अगर मैं कहूं कि बेटा 1 में 1 का मल्टीपल करो 1 आएगा, 2 में 1 का मल्टीपल करो 2 आएगा, और बेटा 10 में 1 का मल्टीपल करो मेरे भाई 10 ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो बेटा जोड़ का जोड़ संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन सा है, तो माय ब्रदर 0, और गुणा की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन सा है, तो 1। ये बात याद रखना, किसी भी संख्या में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो बेटा वही संख्या आती है जिसमें जोड़ते हैं। किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो वही संख्या आती है जिस संख्या का गुणा हम 1 में करते हैं। दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि तत्समक अवयव क्या है। अब उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर क्या, तो बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे 0 का गुण। बेटा जो शून्य होता है भाई, शून्य के गुण क्या क्या होते हैं ब्रदर, तो शून्य के गुण ध्यान से समझोगे, शून्य के गुण। एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, पहला गुण, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, आप ही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिख दो। अगर मैंने 2 में 0 जोड़ा तो बताओ जल्दी कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आएगा माय डियर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 में जब बेटा 0 को जोड़ेंगे तो सिर्फ 2 ही आएगा। दूसरा बेटा अगर मैं कहूं कि बाबू एक बात बताओ, मैंने 10 में बेटा 0 जोड़ा, या बेटा सपोज दैट, या मैं कहूं 0 में 10 जोड़ा, तो जल्दी बताओ कितना आएगा, 0 में 10 जोड़ेंगे तो डेट इज फाइनल सर 10 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 10 आएगा। ठीक, अगर मैं तीसरा पॉइंट, इसका और गुण समझ लीजिए, यहाँ पर ये तो इसके 2 प्रॉपर्टीज हो गए। तीसरा गुण, जब मैं किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं मेरे भाई, तब आंसर कितना आता है, 0 आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज है। ठीक, चौथा भी, जब हम किसी संख्या का 0 में करते हैं, क्या कहा, जब हम किसी संख्या का 0 में करते हैं, सपोज कर लो 55 ले लिया और हम 0 में कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब 0 हम किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी जिसमें हम जोड़ रहे हैं। और बेटा यहाँ पर
जीरो जिसमें जोड़ेंगे वही संख्या आएगी जिसमें हम जोड़ रहे हैं। जब हम जीरो का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आएगी। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। जीरो का किसी संख्या में भाई गुणा करते हैं तो आंसर जीरो आता है, और यदि किसी संख्या का जीरो में गुणा करते हैं मेरे भाई तब भी आंसर जीरो आता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? एक के गुण, सर एक के गुण क्या क्या होते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, एक के गुण सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, आप याद रखना सभी बच्चे, कि अगर हम 1 का किसी संख्या में बेटा मल्टीपल करते हैं तो बेटा वही संख्या आती है जिस संख्या में हम गुणा करते हैं। बात समझ में आ रही है? और 1 का गुणा हम जिस संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है जिस संख्या में हम गुणा करते हैं। या फिर बेटा दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, यदि हम किसी भी संख्या का गुणा 1 में कर रहे हैं तो मेरे भाई वही संख्या आएगा जिसका कर रहे हैं, जिसका गुणा कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये बेटा एक के प्रॉपर्टीज होते हैं। और याद रखेंगे सभी बच्चे, तीसरा प्रॉपर्टी जिसका, जब हम किसी भी संख्या में बेटा सपोज करिए जैसे मैं कहूं मेरा 2 है और इसमें मैं 1 का भाग दे रहा हूं तो बेटा कितना आएगा, 2 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सभी बच्चे, विभाज्यता। विभाज्यता को समझिए, क्या है विभाज्यता? तो जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है, तब वह संख्या पूर्णतः विभाजित संख्या कहलाती है। बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब हम किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य आ जाए, क्या आ जाए बेटा, शून्य आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास 5 है और 5 का भाग हम 6 to 5 में दे रहे हैं, मतलब 5 का भाग बेटा किस में दे रहे हैं, तो 625 में दे रहे हैं। तो आप सबको पता है 5 एकम 5 एक बार जाएगा, 1 बचेगा, 2 का उतारा बेटा 12 हो गया। तो बेटा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 दूनी कितना मेरे भाई 10। आपको पता है 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 का ले लेंगे उतारा 25 हो गया। अब पचम 25 यहाँ पर आ गया बेटा 25, और 25 में से 25 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल क्या आ गया मेरे भाई, जीरो आ गया। जब शेषफल जीरो आ गया तो यहाँ पर कह सकते हैं यह जो 625 मतलब 625 संख्या 5 से पूर्ण विभाजित हो गई। क्या हो गई मेरे भाई, पूर्ण विभाजित हो गई। क्या बात समझ में आई इतनी? ठीक, पूर्ण विभाजित हो गई। दैट इज क्लियर? ठीक है, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया और भागफल बेटा 125 आ गया, तो इसी को मेरे भाई विभाज्यता कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार पूर्णतः विभाजित होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूले को आप जरूर माइंड में रिमाइंड रखेंगे बच्चे, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बेटा एग्जाम में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इस फॉर्मूले से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये बात आप माइंड में बिठा लीजिए डेफिनेट। ठीक, क्या बोले बेटा, तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और बेटा प्लस शेषफल, ये बाबू फॉर्मूला होता है, इसे आपको माइंड में रिमाइंड रखना है। यहाँ पर एक चीज की मिस्टेक हो चुकी है, इस मिस्टेक को सेट कर लेंगे। यहाँ पर बेटा माइनस नहीं होता है बबुआ, प्लस होता है। क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। तो क्या बोले फॉर्मूला में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो संख्या लिखी जाती है मेरे भाई इसे हम भाज्य कहते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, भागफल के अंदर जो संख्या लिखी जाती है, जो भाग है ना इसके अंदर जो संख्या लिखी जा रही है उसे भाज्य कहते हैं। इसे बेटा हम भाजक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, तो भाजक। और ये जो हमें मिल जाता है बेटा इसे भागफल कहते हैं बेटा। ओके, याद रखना इन सभी छोटी छोटी बातों को। और एंड में इसे तो सब जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर क्या है, याद रखें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला, दो संख्याओं के बीच n से पूर्णतः विभाजित संख्याओं की संख्या बड़ी संख्या n से प्राप्त भागफल से छोटी संख्या n से प्राप्त भागफल n अंकों की बनने वाली कुल संख्या n अंकों की सबसे बड़ी संख्या n-1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाती है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, यदि बेटा n दिया हो तो हमें यहाँ पर क्या करना है, भाग छोटी संख्या बट्टे n
बड़ी संख्या बट्टे n, तो बेटा लास्ट में अगर हम बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो क्या हो जाता है n-1। इसे आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा पॉइंट यहाँ पर क्या है बेटा, संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। बेटा देखिए ध्यान से, यदि संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है तो उनका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे उसे आप अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो जब दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई अंकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो इस गुणनफल का इकाई अंक ही अभीष्ट इकाई अंक होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास बाबू एक तो संख्या है 2, कितनी है 2, और एक संख्या है बेटा 4। अब गुणा करिए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर तो एक ही अंक आया है, तो इकाई का अंक तो सीधा सा 8 होगा। अब मैंने कहा बेटा मेरे पास 50 है और एक संख्या है बेटा यहाँ पर 15, कितना है बेटा 15, दो संख्या है, इसमें गुणा करो और जो गुणनफल आ जाए बच्चा उसके इकाई अंक की गणना कीजिए। तो बेटा यहाँ पर 15 पना 75, कितना हो गया बेटा 75। आंसर कितना आ जाएगा डियर, तो आंसर यहाँ पर जो इकाई अंक होगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। ओके, इकाई अंक कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। डेट इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सारी बातों को। तो चलिए यहाँ पर अब मैंने आपसे कहा कि बेटा मेरे पास यहाँ पर 54 66 78 क्रॉस 973 ये एक संख्या है और इसका हमें इकाई अंक बताना है। इसका हमें इकाई अंक बताना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मल्टीपल करना होगा, फिर जो संख्या आ जाए उसका इकाई अंक देखना होगा पीछे से, क्योंकि पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे करके सीक्वेंस चलता है। इसकी मैं देखिए गुणनफल को ज्ञात करने की, ध्यान से समझना, अगर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है तो उनका बेटा गुणा करने के बाद जब मैं इकाई अंक बताया हुआ हूं तो इकाई अंक बड़े आराम से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं उसे ज्ञात। मैंने अपने चैनल गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाले चैनल पर ये सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उनको जाएंगे, पूरा ट्रिकिकल मेथड से बताया हुआ है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या का आपस में गुणा करें और गुणा करने के बाद उस संख्या का हम इकाई का अंक बताना चाहें तो किस प्रकार बता सकते हैं। बहुत ही प्यार से इजी माध्यम से बताया मैंने, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप इकाई का अंक वहां पर पता कर सकते हैं। उस चाहिए सभी बच्चों की, मैंने आपको बता दिया। वीडियो की लिंक बेटा इस वीडियो की लिंक में डलवा दूंगा जिसमें आप जाके शॉर्टकट ट्रिक पूरा देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करके इकाई का अंक बताना हो तो किस प्रकार बता सकते हैं। इसका पीछे का अंक पकड़ेंगे मेरे भाई, इसका पीछे का अंक पकड़ेंगे। 8 और कितना है मेरे भाई 3, तो बेटा 8 तिया 24, कितना आ जाएगा बेटा 24। तो आप यहाँ पर बड़े आराम से बता सकते हो इकाई का अंक कितना होगा, बताओ इकाई का अंक कितना होगा बेटा, यहाँ पर 4 होगा, कितना होगा बेटा 4 होगा। दैट इज फाइनल, समझ में आ रहा है सब बच्चों को। और यदि समझ बेटा मेरे पास सर 576 है, गुणा बेटा 322 है और गुणा बेटा मैंने कहा बाबू यहाँ पर 55 है, तो भैया जल्दी से इकाई का अंक बताओ। आपने कहा सर बड़ा बड़ा सवाल दे दिया है आपने, तो बड़ा गजब क्वेश्चन है। ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है और वीडियो को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, शुरू से एंड तक जरूर देखना है, पूरा समझ में आएगा आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है माय डियर, पीछे का अंक पकड़ना है बेटा। एक 6 है, यहाँ पर बेटा 2 है, यहाँ पर बेटा 5 है, ठीक है। 6 दूनी 12 और बेटा 12 पंजे कितना होता है बेटा 60 होता है। अब आप 60 में बड़े आराम से बता सकते हो सर इकाई का अंक कितना है, बताओ जल्दी। इकाई का अंक बेटा कितना है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है मेरे भाई, तो 0 है। कितना है ब्रदर, तो 0 है बेटा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप यहाँ पर करके लाएंगे, बताएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलिए बताइए। 675 गुणा 533 और गुणा बेटा 324। जल्दी से जाइए भैया, इसका इकाई का अंक जरूर बताएंगे आपस में कि कितना इकाई का अंक आएगा। इकाई का अंक बड़े प्यार से बता सकते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ये फुल वीडियो, लॉन्ग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए और खोजिए वीडियो, और यदि नहीं मिल रही है तो बेटा उस वीडियो की मैं लिंक डलवा दूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप वो वीडियो देख लेंगे जिसमें बेटा मैंने बताया है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जब हम इकाई ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने सीक्वेंस से आपको समझाया है। ठीक, तो इतना आप देख लेंगे, पूरा समझ गए होंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे यहाँ पर समझते हैं घाती रूप में इकाई अंक को ज्ञात करना। बेटा यदि हमारा घाती रूप दिया हो, जैसे सपोज करिए किसी की पावर दी है और हमें उसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, घाती रूप के व्यंजक में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल आधार के इकाई अंक के घात का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। क्या बोले, आधार के इकाई अंक के
घात का इकाई अंक याद करते हैं, जिसे अभीष्ट इकाई अंक कहते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर समझेंगे अब हम, अगर पावर में दिया हो वैल्यू तो हम कैसे इकाई अंक को ज्ञात करें। जानते हैं कि सर अंक कितने होते हैं, कितने होते हैं मेरे भाई, अंक कितने होते हैं, तो बताएंगे जल्दी से कितने अंक होते हैं बाबू। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा टोटल अंक कितने होते हैं बच्चे, तो याद रखना है कुल अंक। अगर आपसे पूछ ले कि कुल अंक कितने होते हैं, तो बेटा कितने होंगे, 10 होंगे। कुल अंक कितने होंगे बेटा, 10 होते हैं। ठीक, कितने अंक होते हैं प्यारे, तो 10 अंक होते हैं। अब इसमें अगर मैं पूछूं, देखिए ध्यान से, जहां बेटा आपको 0 दिखे, 1 दिखे और 2 दिखे और 6 दिखे, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, क्या बोले, जहां आपको 0 दिखे और 1 दिखे और 5 दिखे और बेटा यहाँ पर 6 दिखे, तो ध्यान से समझना, जहां पर क्या बोले हम, 0 1 और बेटा 5 और यहाँ पर 6, अगर ये 4 डिजिट में से किसी संख्या के आधार का इकाई अंक है, इनमें से चारों में से कोई भी, तो वही इकाई का अंक हो जाएगा जो इनमें से है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखा, कोई एक संख्या लिखा, जैसे मैंने कहा 1570, बेटा यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 1570 की पावर कुछ भी ले लो, सपोज कर लो 86 ले लिया मैंने, ले लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इकाई का अंक कितना है बेटा, ये जो आधार संख्या है, ये जो संख्या है, इसका इकाई का अंक कितना है, 0 है भाई। तो मैंने आपको बताया 0 1 और 5 और 6 दिखे, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, तो वही अंक हो जाएगा इकाई का अंक जो हमारा संख्या का इकाई का अंक है। तो बेटा यही 0 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। क्या बात समझ में आई इतनी, और यदि नहीं तो बेटा दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने कहा बेटा मेरे पास एक संख्या है 6 5 2 और बेटा 1 की पावर है बेटा यहाँ पर सपोज 67, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताएंगे आंसर कितना आएगा इकाई का अंक, जल्दी से बताएंगे बाबू इकाई का अंक कितना आएगा, बताइए इकाई का अंक कितना आएगा भाई। तो आप आराम से कह सकते हैं सर आपने बताया 0 1 5 6 हो संख्या का इकाई का अंक, तो वही इकाई का अंक होता है जो दी गई संख्या का इकाई का अंक होता है। ओके, तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो 15 और यहाँ पर 1576 की पावर बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये है 87। जाइए जल्दी से और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मारिए फेंक के बेटा, बड़े आराम से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आएगा बेटा, आज हमने इतना कवर कर लिया पूरा। अब बेटा हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप अभ्यास प्रश्नावली को पूरा खत्म कर देंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है उसके माध्यम से। ठीक, तो पूरा अभ्यास प्रश्नावली को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, और एकदम स्मार्ट तरीके से स्टडी करते रहेंगे भाई सभी, एकदम लगन के साथ। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन को कराने की कोशिश करते हैं। पहला क्या सवाल है बेटा, दो संख्याओं का योग कितना हो बेटा, 1100 है। यदि एक संख्या बेटा कितनी है यहाँ पर, 9999 है। थोड़ा ध्यान से समझना। तो दूसरी संख्या बतानी है बेटा, दो संख्याओं का योग। बेटा आप सब जानते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे भाई, 1100 है। कितना है, 1100 है। ठीक, x प्लस वाई बराबर 1100 है, जिनमें से बेटा एक संख्या, कोई एक संख्या ये 9999 है। तो दूसरी संख्या मेरे लिए बतानी है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। आप बड़े आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो y बराबर 1100 माइनस 9999। ओके, अब आप इसे घटा लेंगे और आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को। ठीक, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है तो छोटे से प्रोसेस में काम खत्म कर देना है। कैसे, देखो बेटा आपको एक संख्या कितनी दी है मेरे भाई, 1100 दी है। कितनी दी है, 1100 दी है। ओके, 1100 दी है, और एक संख्या बेटा कितनी है, 9999 है। तो बेटा आप बताएं सभी बच्चे कि बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 9999 है। तो बेटा 9999 में से हम बेटा 1100 को माइनस कर देंगे। 1100 को क्या कर देंगे मेरे भाई, माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये हो गया 8899 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, सभी बच्चे समझ रहे होंगे। इसी तरह बेटा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, आप बताओ बेटा। 1 0 2 1 2 3
बेटा यहाँ पर ये कितने अंक हो गए, तो 4 अंक हो गए। 0 1 2 3 4 अंक ही पूछे हैं, बताओ बाबू 4 अंक हो गए। अब आप आराम से बता सकते हो यहाँ पर 4 अंक से बनने वाली कितनी संख्या है, तो देखो 3 2 1 0 1 बन गई। उसके बाद बेटा 1 0 2 3 1 बन गई। उसके बाद 2 3 1 0, मतलब किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति, किसी भी डिजिट की पुनरावृत्ति भी नहीं हो और संख्या भी बन जाए, तो आप आराम से बना सकते हो इन अंकों से, 4 अंकों से, 0 1 2 3 से। ठीक है, इसे बेटा यहाँ पर योग करना है, योग आप आराम से निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर इकाई का अंक बताना है मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। क्या करना है बेटा, तो लास्ट इसका ये जो संख्या है इसका इकाई का अंक ढूंढना है और इसका इकाई का अंक, तो बेटा 0 में 8 का गुणा कर देना है, 8 का 0 में, तो बेटा 0, इकाई का अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा देखिए, ध्यान से नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही मैं कराऊंगा। ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास हो चुकी है, इस क्लास को पूरा देखना जरूर। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कराया है और 1-2 क्वेश्चन जितने आज के लिए हो पाए मैंने कराए आप सभी बच्चों को। तो बेटा वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। इतनी मेहनत के बावजूद जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, तो सभी बच्चे सपोर्ट बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। थोड़ा अजीब लगता है यदि आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर करें भाई वीडियो को। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी छोटा सा फर्ज बन सकता है, आप वीडियो को सिर्फ लाइक कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ना पैसे जाना है ना कुछ करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जय